हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो फ्रेंड, आज हम डिस्कस करने वाले हैं चैप्टर नंबर 8, जिसका नाम है संगम युग एवं दक्षिण भारत के साम्राज्य। इस बुक का पेज नंबर 55। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना ये वीडियो। लेकिन इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले छोटी सी इन्फॉर्मेशन उन सभी एस्पिरेंट को, उन सभी स्टूडेंट को जो पहली बार हमारे चैनल को विजिट कर रहे हैं। दोस्तों, इस बुक के हमने बहुत सारे वीडियो डिज़ाइन करे हैं। अगर आपने वो सभी वीडियो वॉच नहीं करे हैं तो उसका लिंक दिया है हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। उन सभी क्वेश्चंस को देखिए और अपने कॉन्फिडेंस को बूस्ट करिए। क्वेश्चन नंबर 1, निम्नलिखित में से प्रथम भारतीय शासक कौन था जिसने अरब सागर में भारतीय नौसेना की सर्वोच्चता स्थापित की थी? देखिए, अरब सागर में अधिपत्य है। सागर में अपनी सर्वोच्चता स्थापित तभी होगी जब हमारे पास नौसेना परिवहन होगा। जी हाँ, नौसेना शक्ति हमारे पास में होगी या फिर जल सेना शक्ति हमारे पास में होगी। तो जल सेना शक्ति जो सबसे पहले प्राप्त थी वो थी राजराज प्रथम को। जी हाँ, इसका ज्ञान काफ़ी अधिक था इसको। और ये कौन से वंश का शासक था? तो ये था आपका चोल शासक था ये। और याद रखिएगा, इसके पास सबसे पहले एक विशाल जल सेना थी। इसने विशाल जल सेना को स्थापित करा और उसके बाद एक हर जल सेना पर इसने अपना आधिपत्य स्थापित किया। अब एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको ये भी ध्यान रखना है कि पहला इसने अधिकारी सागर इसका कौन सा था जिस पर इसने अपना आधिपत्य स्थापित करा था या फिर जिसको इसने अपना उपनिवेश बनाया था, कह सकते हैं हम लोग। तो वो था हमारा सिंगल द्वीप। अब सिंगल द्वीप या फिर हम कहें इसका एक नाम और है जिसको हम कहते हैं श्रीलंका। तो श्रीलंका के उत्तरी भाग पर इसने आक्रमण किया और इस पे इसने सफलता भी प्राप्त करी। तो राइट आंसर इज ऑप्शन ए हो जाएगा इसमें। और जो भी आपको इन्फॉर्मेशन दी गई उन सभी इन्फॉर्मेशन को प्लीज़ ध्यान से अपनी नोटबुक में पेन डाउन कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 2, तमिल भाषा के दो महत्वपूर्ण ग्रंथ हैं। एक है आपका शिल्पाधिकारम और एक है आपका मणिमेखलाई। और आखिरकार ये दोनों ग्रंथ किस बात से संबंध रखते हैं या फिर कौन से धर्म से संबंधित ये हैं? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, बौद्ध धर्म से। अब बात करते हैं कि रचनाकार कौन है। तो शिल्पाधिकारम के जो रचनाकार है इनका नाम है आपका इलंगो वदिगल। पेन डाउन करिए प्लीज़। और ये दोस्तों बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। और अगला जो ग्रंथ है जिसका नाम है आपका मिडिक मलाई, इसके रचनाकार थे आपके सतनार। एक बहुत ही फेमस कवि थे, इनका नाम था सतनार। ठीक है, ध्यान रखिए। क्वेश्चन नंबर 3, प्राचीन काल में बर्मा, जिसको अब हम लोग वर्तमान में म्यांमार कहते हैं, उसी के बारे में बात कर रहा है। ये किस नाम से जाना जाता था? ऑप्शंस ए बी सी डी सभी ऑप्शंस आपको दिए गए हैं और इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, स्वर्ण भूमि के नाम से। क्वेश्चन नंबर 4, पश्चिम भारत में चालुक्य को किसने विस्थापित किया था? चालुक्य नरेश पुलकेशिन द्वितीय को पल्लव शासक नरसिंह वर्मन ने पराजित किया। और इसी जीत के उपलक्ष्य में नरसिंह वर्मन को एक उपाधि भी प्राप्त थी जो आपको ध्यान रखनी है। इसको कहते हैं वतापी कोंडा या फिर वतापी कोंडा, ये इसको उपाधि प्राप्त थी। तो एग्जाम में कई बार एसएससी के एग्जाम में ये उपाधि पूछी गई है डायरेक्ट। तो आपको ये उपाधि याद रखनी है कि वतापी कोंडा की उपाधि किसको प्राप्त थी? तो ये थी नरसिंह वर्मन को। क्वेश्चन नंबर 5, पल्लवों की राजधानी का नाम क्या था? तो पल्लवों की राजधानी थी आपकी काची। राइट आंसर इज ऑप्शन ए। ठीक है, कांचीपुरम, वही तमिलनाडु वाली बात कर रहे हैं हम लोग। और कांचीपुरम को हजारों मंदिरों का शहर भी कहते हैं। इसका एक अन्य उपनाम भी है, क्या है? इसको कहते हैं हजार मंदिर का शहर। क्वेश्चन नंबर 6, 738 ईसा पूर्व में अरबों को किसने पराजित किया था? तो राइट आंसर इज ऑप्शन डी, चालुक्यों ने। क्वेश्चन नंबर 7, हर्षवर्धन को किसने पराजित किया था? मोस्ट टाइम पे क्वेश्चन है और इसका राइट आंसर होगा पुलकेशिन सेकंड ने। देखिए, हर्षवर्धन को चालुक्य नरेश पुलकेशिन सेकंड ने कौन सी नदी के तट पर पराजित किया था? इस रिवर का नाम भी आपको ध्यान रखना है। तो इस रिवर का नाम था आपका नर्मदा रिवर। नर्मदा नदी के तट पर पराजित किया था। और इस युद्ध के बारे में जो हमको जानकारी मिलती है, इसका उल्लेख हमको आखिरकार कौन से अभिलेख से मिला था? तो इस अभिलेख का नाम था आपका ऐहोल अभिलेख। ठीक है, इस युद्ध के बाद क्या हुआ था कि पुलकेशिन सेकंड ने परमेश्वर की उपाधि धारण करी थी। देखिए, कोई भी व्यक्ति अगर कोई नेक काम करता है तो कोई ना कोई उपाधि उसको दी जाती थी। जैसे आज के टाइम पे वर्तमान के तौर पे हम उसे ट्रॉफी देते हैं, अवार्ड देते हैं, अवार्ड से सम्मानित करते हैं। लेकिन प्राचीन काल में एक उपाधि के नाम से उसको विख्यात करा जाता था। तो अब ध्यान रखिएगा कि इसको जो उपाधि प्राप्त थी वो थी आपकी परमेश्वर की उपाधि पुलकेशिन सेकंड को। क्वेश्चन नंबर देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8, होयसल की राजधानी क्या थी? देखिए, होयसल साम्राज्य की जो स्थापना करी उसके बारे में बाद में बात करूंगा। पहले हम चेक करते हैं कि आखिरकार इसकी राजधानी क्या थी। तो इसकी राजधानी थी आपकी द्वार समुद्रम। और इसकी जो दोस्तों स्थापना करी थी वो करी थी विष्णुवर्धन ने। किसने? विष्णुवर्धन ने। और यह दक्षिण भारत का महत्वपूर्ण साम्राज्य था। क्या था? होयसल। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 9, संगम युग का इतिहास संबंधित है। तो संगम युग का जो इतिहास संबंधित है वो किससे संबंधित है दोस्तों? तो वो है आपका तमिलनाडु से। राइट आंसर इज ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 10, बीतपाल और धीमन नामक भारत के दो महानतम कलाकार कौन से युग से संबंध रखते हैं? तो ये रखते हैं पाल युग से। कौन से युग से? पाल युग से। और ये दोनों वास्तव में थे क्या? ये दोनों वास्तव में भाई भाई थे, सगे भाई। क्वेश्चन नंबर 11, किस चोल शासक ने पुहार शहर की स्थापना की थी?
क्वेश्चन नंबर 11 राइट आंसर इज ऑप्शन डी कराईकल की। क्वेश्चन नंबर 12 राष्ट्रकूट साम्राज्य की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। इस क्वेश्चन को प्लीज हो सके तो पेन डाउन मत करिएगा, हो सके पॉज करके तुरंत इसको सेम टाइम पर याद कर लीजिए। राइट आंसर इज ऑप्शन से दंती वर्मन, जिसे हम दंती दुर्ग भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 निम्न में से सही मेल बताइए। जो सही मेल है, एलोरा का संबंध शक से है, महाबलीपुरम का राष्ट्रकूट से है, मीनाक्षी मंदिर पल्लव से संबंध रखते हैं, या फिर ऑप्शन डी खजुराहो चंदेल से संबंध रखते हैं। तो सही मेल जो होगा वो दोस्तों होगा आपका ऑप्शन डी। जी हाँ, खजुराहो मंदिर का संबंध किससे है? आपका चंदेल से है। अब बात करते हैं एलोरा का संबंध किससे है। तो एलोरा का संबंध है आपका राष्ट्रकूट से, जबकि महाबलीपुरम का संबंध किससे था? पल्लव से था। मीनाक्षी मंदिर का संबंध किससे है? आपका पांडे से। ठीक है ना, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 14 चालुक्य वंश का सर्वाधिक प्रसिद्ध शासक कौन था। सो राइट आंसर इज ऑप्शन डी पुलकेशिन सेकंड। क्वेश्चन नंबर देखिए, पुलकेशिन सेकंड के बारे में अभी मैंने आपसे एक बात बताई थी मैंने आपको कि इसको कौन सी उपाधि प्राप्त थी। तो प्लीज़ हो सके वो उपाधि मुझे कमेंट करिएगा, जिससे कि आपको ये चल जाए पता कि आपका कितना अटेंशन इस वीडियो के प्रति है। अगर आप आंसर इसका दे पा रहे हैं तो आपका अटेंशन 100% इस वीडियो में था। अगर आप इसका आंसर नहीं दे पा रहे हैं, भूल गए, तो सोचिए दोस्तों 3 क्वेश्चन पहले, मतलब क्वेश्चन में शायद 13 था पुलकेशिन से संबंधित, इतनी पास की बातें आप इतनी जल्दी भूल जा रहे हैं। तो थिंक अबाउट इट, विचार जरूर करिएगा मेरी बातों पर, पढ़िए, पढ़ते समय केवल पढ़ाई करिए। क्वेश्चन नंबर 15 चोल राजाओं की राजधानी निम्न में से कौन सी थी। सो राइट आंसर इज ऑप्शन बी तंजौर। राइट आंसर इज ऑप्शन बी तंजौर। क्वेश्चन नंबर 16 निम्नलिखित में से किस चोल राजा ने सिलोन को सर्वप्रथम जीता था। सो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी राजराज फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 17 गंगा को उत्तर से दक्षिण ले जाने वाला चोल शासक कौन था। तो ये था राजेंद्र चोल। राइट आंसर इज ऑप्शन सी राजेंद्र चोल। क्वेश्चन नंबर 18 धातु के बने सिक्के सर्वप्रथम कहाँ पर प्रकट हुए थे। तो सबसे पहले जो धातु के बने हुए सिक्कों का जो साक्ष्य प्राप्त हुआ था, ये हमको हुआ था बुद्ध के काल से। राइट आंसर इज ऑप्शन सी। और दोस्तों एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट है धातु से संबंधित दोस्तों सिक्के जो भी थे, और स्टार्टिंग में जो सिक्के बनाए गए थे वो थे आपके पंचमार्क, जिसको हम कहते हैं आहत मुद्राएं इसमें अंकित थी। देखिए ये आहत मुद्राएं फिर पंचमार्क होता क्या है थोड़ा सा समझाना चाहूँगा मैं आपको, थोड़ा सा समय मैं आपको लूँगा इसमें। ठीक है, पंचमार्क वो होते हैं कि जिस सिक्के में, जिस कॉइन में केवल मुद्रा अंकित होती है, इसमें कोई न्यूमेरिकल किसी का नाम वगैरह लिखा हुआ नहीं होता। जैसे आज के आप सिक्के देखते हैं तो नीचे लिखा होता है 2020, सन लिखा होता है, भारत सरकार लिखा होता है, वगैरह वगैरह ये लिखा होता है ना, तो उसमें केवल सिंबल क्या आती है? इमेज थी बस। ऐसे सिक्कों को हम कहते थे क्या? आहत मुद्राएं या फिर पंचमार्क। क्वेश्चन नंबर 19 संगम युग के दौरान रोमन व्यापार का केंद्र कहाँ पे था। तो ये था दोस्तों आपका अरिकामेडू में। राइट आंसर इज ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 20 चोल वंश में ग्राम प्रशासन के बारे में किस शिलालेख में उल्लेख मिलता है। तो ये मिलता है हमको उत्तरामेरूर शिलालेख में। राइट आंसर इज ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 21 किस पल्लव शासक के शासनकाल में पल्लव और चालुक्यों के बीच लंबा संघर्ष शुरू हो गया था। जल्दी भेजिएगा दोस्तों, इसका सही आंसर क्या होगा? ये चालुक्य है, कन्फ्यूज मत होना आप लोग। सो देखते हैं कि राइट आंसर उससे भेज पाते हैं फिर नहीं भेज पाते हैं। सो राइट आंसर इज ऑप्शन ए। राइट आंसर इज ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 22 अलवार संत किस आधुनिक राज्य से संबंधित हैं। तो अलवार जो संत थे, इन संतों ने भक्ति आंदोलन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, और अलवार संतों का संबंध तमिलनाडु से है। सो राइट आंसर इज ऑप्शन ए तमिलनाडु। क्वेश्चन नंबर 24 निम्नलिखित में से कौन सा शिलालेख चालुक्य सम्राट पुलकेशिन II से संबंधित है। सो राइट आंसर इज ऑप्शन सी एहोल। क्वेश्चन नंबर 25 दक्षिण भारत का कौन सा शासक हर्षवर्धन के समकालीन था। तो दोस्तों ये था पुलकेशिन सेकंड। क्वेश्चन नंबर 26 राष्ट्रकूटों की प्रारंभिक राजधानी निम्न में से कौन सी थी। राष्ट्रकूटों की प्रारंभिक राजधानी निम्न में से कौन सी थी। सो राइट आंसर इज ऑप्शन डी मान्यखेड़, जिसको हम लोग मलखेड़ भी कहते हैं, इसका एक अन्य नाम भी है मलखेड़। क्वेश्चन नंबर 27 संगम साहित्य का संरक्षक कौन था। तो वो थे पांड्या। राइट आंसर इज ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 28 निम्नलिखित में से क्या अजंता गुफाओं के संबंध में सही नहीं है। देखिए अजंता गुफाओं में ये सब बातें सही हैं, लेकिन ये वाले जो ऑप्शन आप डी देख रहे हैं कि उनमें फूल पत्तियों के चित्र नहीं थे, ये कथन बिल्कुल गलत है। राइट आंसर इज ऑप्शन डी, ये सब भी अंकित था उसमें गुफाओं में। क्वेश्चन नंबर 29 कौन सी लिपि को अशोक के शिलालेख में प्रयोग किया गया था। तो वो लिपि थी आपकी ब्राह्मी लिपि। मोस्ट एमपी क्वेश्चन है, और दोस्तों याद रखिएगा अशोक के शिलालेख की जो खोज हुई थी वो 1750 में हुई थी, और ब्राह्मी लिपि के अलावा इसकी खरोष्टी लिपि भी थी, ग्रीक लिपि भी थी, और अरमाइक लिपि भी थी। अगेन रिपीट करूंगा, अशोक के शिलालेख में ब्राह्मी, खरोष्टी, ग्रीक और अरमाइक ये चारों लिपि भी विद्यमान थी। इसकी खोज कब हुई थी आपकी 750 ईस्वी में। और कौन सी शिलालेख के अंतर्गत
कलिंग के युद्ध का वर्णन मिलता है? तो ये मिलता है शिलालेख आपका 14 में। क्वेश्चन नंबर 30, निम्न में से कौन कनिष्क का दरबारी चिकित्सक था? सो राइट आंसर इज ऑप्शन सी, चरक, और जिसने आगे चल करके चरक संहिता के नाम से अपनी एक बुक भी लिखी थी। सो फ्रेंड, ये था एक छोटा सा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, अपने फ्रेंड तक इस वीडियो को शेयर करना प्लीज़ मत भूलिएगा। चैप्टर नंबर 7 का नोटिफिकेशन आप तक नहीं पहुंचा था यूट्यूब के माध्यम से, तो मैं को बताना चाहूँगा कि उस वीडियो को पक्का आप लोग वॉच करिए और चैप्टर नंबर 1 से इस सीरीज़ को फॉलो करिए। और ये सभी के सभी क्वेश्चन आपके प्रीवियस एग्जाम में पूछे गए हैं। मैं अगेन रिपीट करूँगा इस चीज़ को कि पूछे गए हैं किसी न किसी एग्जाम में, तो हर एक क्वेश्चन मोस्ट टाइम पे है। तो प्लीज़ हर एक वीडियो को तरीके से वॉच करिए। लेता हूँ आपसे अलविदा, मिलता हूँ जल्द एक नए वीडियो के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद।